ये कहानी एक ऐसी शख्सियत की है जिसको भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया के वर्तमान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल की। इंडिया के टॉप स्पाई मास्टर, सुपर कॉप और 21वीं सदी के चाणक्य कहे जाने वाले अजीत डोवल की असली कहानी जेम्स बॉन्ड की थ्रिलिंग मूवी से कम नहीं है। पाकिस्तान आज भी इनके नाम से थर-थर कांपता है। आज उनको देश का सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट बताया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर उनको कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है। कभी रिक्शा वाला तो कभी मोची, कभी धर्म बदलकर दूसरे देश का नागरिक बनना तो कभी दुश्मनों के साथ मिलकर उनकी सारी इंफॉर्मेशन निकालना। अपनी 30 साल के अंडरकवर जर्नी में उन्होंने ऐसे खतरनाक कारनामे किए हैं जो जासूसी की दुनिया में शायद ही पहले किसी ने की होगी। अपनी इसी क्षमता और बुद्धि के बलबूते पर वो देश के बड़े बड़े दुश्मनों को घुटनों पर ले आए। आज उनकी उम्र 70 साल हो चुकी है, लेकिन जब भी हम उनको टीवी पर या किसी इवेंट में देखते हैं तो आज भी वो इतने फिट और एक्टिव दिखाई पड़ते हैं। आज भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी से जुड़े हर छोटे बड़े कदम उन्हीं की निगरानी में उठाए जाते हैं। तो यहाँ सवाल यह है कि आखिर उनमें ऐसी क्या खूबियाँ रही जिसकी वजह से उन्होंने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया। Who because of his job mandate has to be low profile and extremely reticent, which he is. This week our focus is on the National Security Advisor Ajit Doval. हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाए। ये नया हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल। साल था 1945, तारीख 20 जनवरी। उत्तराखंड के पुरी गढ़वाल में अजीत डोवल का जन्म एक फौजी परिवार में हुआ। उनके पिता मेजर जीएल डोवल इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर थे। उनकी शुरुआत की पढ़ाई भी एक आर्मी स्कूल से ही हुई थी। अपने कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने अजमेर मिलिट्री स्कूल से की। 22 साल की उम्र में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ आगरा से इकोनॉमिक में मास्टर की डिग्री हासिल की। मास्टर खत्म करते ही उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया और पहले ही अटेम्प्ट में उसको क्वालिफाई कर इंडियन पुलिस सर्विस को ज्वाइन कर लिया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं अजीत डोवल पढ़ने में शुरुआत से ही काफी शार्प थे। 1968 में उनकी पहली पोस्टिंग केरला कार्डेर में एएसपी के तौर पे हुई। सहयोग की बात यह है कि उनकी पोस्टिंग के कुछ ही समय बाद केरला में एक बेहद अनफॉर्चुनेट घटना हुई। असल में 28 दिसंबर 1971 को केरला के तलसेरी गांव में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच कुछ रूमर्स को लेकर कम्युनल टेंशन बढ़ने लगी। 1972 के फर्स्ट वीक तक आते आते इन टेंशन्स ने एक फुल ब्लोन हिंदू मुस्लिम राइट को रूप ले लिया। पूरे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति थी। दोनों तरफ से वायलेंस, लूटपाट और चोरी चकारी बढ़ती जा रही थी। हालत को काबू से बाहर निकलते देख देश के तत्कालीन होम मिनिस्टर करुणाकरण एक ऐसे पुलिस पर्सन की तलाश करने लगे जो इन राइट्स को कंट्रोल कर सके। कुछ ही समय के अंदर अंदर कोटायम में एएसपी के तौर पर तनाव एक यंग और स्मार्ट पुलिस ऑफिसर यानी अजीत डोवल होम मिनिस्टर करुणाकरण की नजरों में आ गई। अजीत डोवल को सर्विस में आए अभी 3 साल भी नहीं हुए थे, लेकिन उनके कामकाज से उनके चर्चे अभी से ही दूर दूर तक फैलने लगे थे। उनके सीनियर्स ये भी जान चुके थे कि उनमें कुछ तो बहुत खास बात है। इसी के चलते करुणाकरण उन दंगे को काबू में लाने के लिए अजीत डोवल को चुनते हैं। बस फिर क्या था, अजीत डोवल ने अपनी कुछ ही दिनों के अंदर अंदर दोनों कम्युनिटी के लोगों को समझाकर न सिर्फ दंगों को शांत किया, बल्कि उन लोगों पर अपना ऐसा जादू चलाया कि वो लोग एक दूसरे के लूटे हुए सामान को भी वापस करने के लिए राजी हो गए। यानी जो काम पूरे स्टेट की पुलिस नहीं कर पा रही थी वो अजीत डोवल ने खुद अकेले ही कुछ ही क्षणों में कर दिखाया। उनके इस पराक्रम की चर्चा केरला से लेकर दिल्ली तक होने लगी। देखते ही देखते इसी हुनर की वजह से वो दिल्ली में बैठे इंटेलिजेंट ऑफिसर की नजरों में आ गए और तभी उन्हें सेंट्रल सर्विस के लिए केरला से दिल्ली बुलाया गया।
दिल्ली में उन्होंने सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में डिप्यूटेशन के लिए भेज दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने इतनी कम उम्र में जासूसी की दुनिया में कदम रखा और यहीं से यंग आईपीएस ऑफिसर का इंडियन स्पाई मास्टर बनने का सफर शुरू हुआ। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो शायद अजीत डोवल के वर्क फ्रंट का सबसे क्रूशियल प्रोजेक्ट रहा। जैसे कि हम सब जानते हैं 1972 में इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। ये टेस्ट सक्सेसफुल होते ही पाकिस्तान मानो तिल मिला गया। इनके तुरंत बाद पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर याकूब खान ने पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए चाइना और फ्रांस से मदद मांगी। फ्रांस को जैसे ही पाकिस्तान के एंटी इंडिया एम्बिशन का भनक लगी तो वैसे ही वो उस प्रोग्राम से पीछे हट गया। लेकिन चाइना ने पाकिस्तान का हाथ नहीं छोड़ा। उधर नॉर्थ कोरिया भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में उसकी मदद कर रहा था। जैसे इस चीज की खबर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को लगी, उन्होंने पाकिस्तान की इन सभी गतिविधियों को ट्रेस करने के लिए अपना स्पाई नेटवर्क पाकिस्तान और चाइना में लगा दिया। अजीत डोवल को पाकिस्तान भेजा गया। वो एक बेगर यानी भिखारी का बेस बनाकर पाकिस्तान में कोहता शहर पहुंच गए। इनको शक था कि यहाँ खान रिसर्च सेंटर नाम के इंस्टीट्यूट के अंदर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। वो इस सेंटर के बाहर बैठकर आने जाने वाले सभी साइंटिस्ट को ट्रैक करने लगे, लेकिन उससे उनको यहाँ पर चल रहे न्यूक्लियर प्रोग्राम का कोई पुख्ता सबूत हासिल नहीं हुआ। तो उसके बाद उन्होंने एक बार्बर शॉप पे चले गए जहाँ वो साइंटिस्ट बाल काटते थे। वहाँ से उन्होंने हेयर सैंपल को कलेक्ट कर उन्हें इंडिया में टेस्टिंग के लिए भेजा और टेस्टिंग में ये पता चला कि वो हेयर सैंपल न्यूक्लियर रेडिएशन में एक्सपोज है। यानी उनको ये यकीन हो गया कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खान रिसर्च सेंटर के अंदर ही चल रहा है। उन्होंने बड़ी चालाकी से उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम की सभी डिटेल निकाली और इंडिया में ट्रांसफर की। उस समय इंडिया में इंदिरा गांधी को रिप्लेस कर मोरारजी देसाई भारत के पीएम बन चुके थे। अजीत डोवल ने उनको ये रिपोर्ट्स देकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने के अलग अलग मेथड प्रपोज किए, लेकिन कई पॉलिटिकल रीजन की वजह से उनको हर बार रिजेक्ट कर दिया गया। यानी इंडिया ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अटैक तो नहीं किया, लेकिन इतनी कॉन्फिडेंशियल प्रोग्राम की छोटी से छोटी जानकारी इंडिया तक पहुंचने में अजीत डोवल ने जो भूमिका निभाई, उसके बाद पाकिस्तान भी इंडिया की इंटेलिजेंस का लोहा मान गया। खैर, इस सब के चलते हुए 1988 में अजीत डोवल को हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कीर्ति चक्र से नवाजा गया। आपको बता दें कि अजीत डोवल ऐसे पहले पुलिस ऑफिसर थे जिनको मिलिट्री ऑनर दिया गया था। इतना ही नहीं, 1990 में उन्होंने कश्मीर में बढ़ रही मिलिटेंसी को रोकने के लिए भी अपनी इन्हीं सटीक नेगोशिएशन स्किल का इस्तेमाल किया। उस दौरान कश्मीर मिलिटेंट्स के आतंक से बेहाल था। अजीत डोवल ने यहाँ आते ही एक पाकिस्तान द्वारा फंडेड कश्मीरी मिलिटेंट कुका पारे के दिमाग को कुछ इस तरह से मैनिपुलेट किया कि जो कुका पारे पाकिस्तान का एजेंट था, वो अजीत डोवल से कुछ ही बार मिलने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मदद करने लगा। यानी कुका पारे को भी उन्होंने अपनी ओर मिला लिया। इसके बाद 1996 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन कराया गया और इन इलेक्शन में कुका पारा एमएलए की सीट जीत गया। तो दोस्तों, ये स्टोरी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन अजीत डोवल की वीरता के किस्से कहीं खत्म नहीं होंगे। उनकी जिंदगी की कहानी असल में इतनी थ्रिल और रोमांच से भरी हुई है, लेकिन अब तक आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने 30 साल के लंबे जासूसी करियर में उन्होंने कैसी कैसी खुकार परिस्थिति को अकेले फेस करते हुए पूरे इंडिया की सिक्योरिटी को सराखों पर रखा। इसी दौरान कई बार बात उनकी जान पर भी आई, लेकिन उन्होंने कभी भी घबराकर एक भी कदम पीछे नहीं रखा। बिना डरे बिना डगमगाए वो अपने मकसद पर हमेशा अडिग रहे। वो बहुत दूरदर्शनीय है, अपने दुश्मनों की कई गुना आगे की सोच रखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ सबकी सोच खत्म हो जाती है, वहाँ से अजीत डोवल की सोच शुरू होती है। अपनी शार्प मेंटेलिटी के जरिए अपने राइवल्स के दिमाग को पढ़ लेना और उसी के बेस पर उनकी साइकोलॉजी के साथ खेलना अजीत डोवल की सबसे बड़ी खूबी रही।
इसी के बल पर उन्होंने अच्छे अच्छे मास्टरमाइंड्स के प्लान को फ्लॉप कर दिया, लेकिन इसके अलावा अपनी मातृभूमि की रक्षा को लेकर उनका जुनून और हिम्मत उनको उनके हर काम में सफलता दिला दी गई। तो दोस्तों, ये कहानी थी इंडिया के सबसे पावरफुल स्पाई मास्टर अजीत डोभाल की। अगर ये कहानी आपको जरा से भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।